Hello everyone, in today's class we will be starting a new chapter, Nationalism in India, which is a very important chapter of history. Before starting the chapter, Happy Ganesh Chaturthi to everyone. A week before this, we had celebrated our 74th Independence Day. हमने अपना 74th Independence Day celebrate किया था. ये chapter actually आपको सिखाएगा, this chapter will actually teach you that how India became a country. Before Britishers arrived in India, India was just a combination of various princely states. Princely states are small states which are being ruled by kings. But after Britishers came and they left, because all of us, all of you that are watching this video belong to different religions, different castes, different sects, different creeds. You may be Christian, you may be Sikh, you may be Hindu, you may be Muslim, you may be Jain. But we all are there living in this country, unity and diversity, because we have faced a common history. The common history of partition in 1947. So therefore this chapter will teach you, as you can see in the name, nationalism in India. India we recognize as a country, but what is the meaning of this word nationalism? What does nationalism mean? Nationalism means जब हम किसी भी country की बात करते हैं, हमारे दिमाग में उसके बारे में एक image आनी चाहिए. Whenever we talk about a country, an image should come in our mind. Whenever I say the word India, automatically an image comes in your mind about Bharat Mata, comes about the Indian flag, comes about the Indian freedom fighters. So all of this we are going to learn in this chapter. This chapter is divided into 4 sections. We'll start with the first section. And first question is effects of the First World War. Now this chapter takes you back to the era of 1919, 1917 when we had the First World War. क्या हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या इफेक्ट था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन क्योंकि हम लोग ब्रिटिशर्स के अंडर थे, therefore we had indirectly participated in the first world war. So इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? That is our first question, effect of first world war and the effect of first world war in India. इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये हमारा क्वेश्चन है. इसका फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है डिफेंस एक्सपेंडिचर, कस्टम ड्यूटीज, प्राइस इंक्रीज, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, क्रॉप फेलियर एंड इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी किसी कंट्री में वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो अपने आप उस कंट्री का जो बजट होता है ना, वो डिफेंस की तरफ इंक्लाइन होता है. क्या मतलब होता है इस बात का? आपके पास जो भी पैसा होता है ना, जो भी आपके पास बजट होता है, उसको आप 2 चीजों पे लगा सकते हो. या तो उसको आप डेली रूटीन के गुड्स पे लगा सकते हो, या उसको आप लोग वॉर गुड्स पे लगा सकते हो. वॉर गुड्स इन द सेंस जो वेपन्स, आर्म्स, एम्युनिशंस वगैरह बनाने में यूज होते हैं. तो यहाँ पर सबसे पहली बात, जब इंडिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करना पड़ा, तो इंडिया को अपना जो मेजर बजट था ना, वो इन आर्म्स और एम्युनिशंस की प्रोडक्शन पे खर्च करना पड़ा. देयरफॉर यहाँ पर ये वर्ड लिखा है इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर. जो आप डिफेंस में खर्चा करते हो उसे हम डिफेंस एक्सपेंडिचर कहते हैं. और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया. अब बात ये आती है कि हमने डिफेंस एक्सपेंडिचर तो बढ़ा दिया, डिफेंस पे पैसा खर्च तो कर लिया, ये पैसा आया कहां से? ये पैसा हमारे पास आया वॉर लोन्स और इंक्रीजिंग टैक्सेस की वजह से. हम लोगों ने उस टाइम पे लोन्स लिए, जो भी उस टाइम की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थी, हम लोगों ने उनसे लोन्स लिए और लोन्स पे इस वॉर को लड़ा. वी टुक वॉर लोन्स एंड इंक्रीज्ड आवर टैक्सेस. हमने यहाँ पर टैक्सेस इंक्रीज कर दिए. कौन कौन से टैक्सेस इंक्रीज कर दिए? फर्स्ट इज कस्टम ड्यूटीज एंड सेकंड इज इनकम टैक्स. आपको इनकम टैक्स का मतलब पता है. इनकम टैक्स वो टैक्स होता है जो आपकी इनकम पे चार्ज होता है. जितनी आपकी इनकम होती है उस हिसाब से आप पे टैक्स लगाया जाता है. उस टाइम पे पहली बार इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड. At that time, during 1917 to 1920, income tax was first introduced and custom duties were raised. What do I mean by custom duties were raised? Custom duties were raised का मतलब होता है जब भी मैं यहाँ से सामान बाहर बेचता हूँ या बाहर से कोई सामान खरीदता हूँ, that is either export और import, उस पर जो ड्यूटी लगाई जाती है, जो टैक्स लगाया जाता है, उसको हम लोग कस्टम ड्यूटीज कहते हैं. सो हमने इसके अंदर पढ़ा कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई तो इंडिया ने अपना पैसा जो था, अपना एक्सपेंडिचर जो था, वो डिफेंस पे खर्च करना शुरू कर दिया. डिफेंस पे पैसा खर्च करने के लिए पैसा आया कहां से? Where did India get the money from? It got it from getting war loans and increasing taxes. और टैक्सेस कौन कौन से हमने बात करी है? इनकम टैक्स एंड कस्टम ड्यूटीज. इनकम टैक्स ऑन इनकम एंड कस्टम ड्यूटीज ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. थर्ड पॉइंट, प्राइस राइज.
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया उस टाइम पे। इसके लिए थोड़ी सी हम इकोनॉमिक्स की बात भी कर लेते हैं। जब भी आप अपना एक्सपेंडिचर जो है वो ऐसी आर्म्स एम्यूनिशंस पे लगा देते हैं, कॉमन लॉजिक की बात करते हैं, मेरे पास 2 करोड़ रुपीस है, ये 2 करोड़ रुपीस में पहले जो था वो कंज्यूमर की चीजों पे लगा रहा था, मतलब वीट ग्रो करने के अंदर, राइस ग्रो करने में, इन सब चीजों पे लगा रहा था। अचानक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आई, मैंने इस 2 करोड़ में से 1 करोड़ 50 लाख जो था वो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस पे खर्च कर दिया, और सिर्फ 50 लाख से अब मैं यूज कर रहा हूँ वीट और राइस को प्रोड्यूस करने में। तो इसका मतलब मेरे को समझ आ रहा है कि इस साल जो मेरी कंट्री में प्रोडक्शन होगी वीट राइस की बहुत कम होगी। अब प्रोडक्शन कम हो रही है, इसका मतलब मार्केट में सामान है ही नहीं। मार्केट में सामान है नहीं, डिमांड हमारी बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन हमारी उस टाइम पे बढ़ रही थी, तो इसका मतलब क्या है, डिमांड इज राइजिंग, सप्लाई इज फॉलिंग डाउन, आपके जो प्राइस है वो बढ़ जाएंगे। आपकी डिमांड बहुत ज्यादा है, मार्केट में सामान नहीं है, आप उस शॉपकीपर को कहोगे कि अपना प्राइस बढ़ाकर बोल दो, लेकिन मुझे ये सामान चाहिए, आई नीड दिस गुड। सो उस टाइम पे प्राइस बढ़ गया। अब ये मेरा स्टार पॉइंट है जो बहुत बच्चे मिस कर देते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 4th पॉइंट, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, उस टाइम पे जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को यूज करा, इनडायरेक्टली इंडिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करवाया, तो इंडिया से काफी सोल्जर्स जो थे, काफी रेजिमेंट्स जो थे, वो इंडिया से ब्रिटिशर्स के लिए फाइट करने लगे। लेकिन सिर्फ यहाँ तक नहीं था, ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी निकाली फोर्स्ड रिक्रूटमेंट की। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, जबरदस्ती, विदाउट देयर विल उनको जाकर वॉर में खड़ा कर दिया। हमारे यहाँ के कितने सारे पेजेंट्स वगैरह को वो लेकर गए और वहां पर जाकर उन लोगों ने काम करवाया, इन द सेंस वहां पर जाकर उनसे वॉर लड़वाया। तो जहां पर पेजेंट्स वगैरह जिनको इस बारे में कोई ट्रेनिंग नहीं है, जो घर पे अपने वीट ग्रो कर रहे हैं, राइस ग्रो कर रहे हैं, उनको लेके जाके वॉर फ्रंट पे खड़ा कर दिया, विदाउट देयर विल, बिना उनकी मर्जी के जबरदस्ती उठाकर ले गए। इसीलिए 4th पॉइंट आता है फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, बिना किसी की मर्जी के उसको उठाकर जाके आर्मी में भर्ती कर दिया। नेक्स्ट इज क्रॉप फेलियर। अब आपको नेचुरली ये चीज लिंक में समझ आ रही होगी। जब पेजेंट्स को उठाकर हम लोगों ने वॉर फ्रंट पे ले गए, तो पेजेंट्स के लैंड की टेक केयर कौन करेगा? और उस टाइम पे सिवियर ड्रॉट भी आया, सिवियर ड्रॉट था, पेजेंट्स हमें प्रेजेंट नहीं थे, पूरे का पूरा क्रॉप फेल हो गया। ऑल ओवर द कंट्री कितने सारे नंबर ऑफ केसेस आए क्रॉप फेलियर के, कंट्री के अंदर ऑल ओवर द कंट्री क्रॉप फेलियर्स हो रहे हैं। और जब ऑल ओवर द कंट्री क्रॉप फेलियर्स होते हैं, लोगों के पास खाना नहीं होता, तो इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फैल जाता है। जैसे आजकल हम देख रहे हैं पैंडेमिक। पैंडेमिक का मतलब क्या है, कोरोना वायरस पैंडेमिक जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, जो पैन वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को फेस करना पड़ रहा है। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक नेटिव टू अ कंट्री, सिर्फ इंडिया को ये इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फेस करना पड़ा, जिसके अंदर 12 to 13 मिलियन लोगों की डेथ हो गई। और ये फिगर किसने बताया है, 1921 की सेंसस ने बताया। जिन लोगों को सेंसस का नहीं मतलब नहीं पता, हर 5-6 इयर्स बाद एक रिकॉर्ड निकाला जाता है, एक सर्वे किया जाता है चेक करने के लिए कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, या और भी बहुत सारे बेसिस होते हैं। तो 1921 में जो सेंसस हुआ उसमें पता चला कि 12 to 13 मिलियन लोगों की इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक की वजह से डेथ। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर मैंने कहा आपको, सबसे पहली बात, हमारा जो पैसा था वो बढ़ गया, जो हम डिफेंस पे लगा रहे थे। आर डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज, और डिफेंस एक्सपेंडिचर पैसा लगाने के लिए पैसा आया कहां से, वॉर लोन और टैक्सेस को बढ़ाकर। टैक्सेस हम लोगों ने कैसे बढ़ाए, टैक्सेस बढ़ाने के लिए मैंने आप लोगों को कहा, उन लोगों ने एक तो इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस करा, कस्टम ड्यूटीज को रेज कर दिया। इसके बाद हमने पढ़ा फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिना किसी के विल के उठाकर उसको वॉर फ्रंट पे खड़ा कर देना। क्रॉप फेल, उठाकर उनको वहां पे खड़ा कर दिया, क्रॉप फेल हो गई। और क्रॉप फेल होने के बाद जब पूरी की पूरी कंट्री के अंदर क्रॉप से नहीं बचे, खाना ही नहीं बचा, तो इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आया, लोग बिना खाने के मैलन्यूट्रिशन से उनकी डेथ होनी शुरू हुई। और इसके अंदर 12 to 13 मिलियन लोगों की डेथ हो गई एज पर द 1921 सेंसस। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट। आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले आपको कहीं पर कोई भी डाउट आता है, आप इस वीडियो को पॉज करो, इसको बैक लेकर जाओ। आपको कोई भी डाउट्स वगैरह आते हैं, आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फील फ्री टू आस्क एनी डाउट्स। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो सारे की सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नंबर, रिगार्डिंग नोट्स, रिगार्डिंग क्लासेस, ये सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आता है, सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, इसे लॉन्च कब करा?
अब महात्मा गांधी जो थे वो जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया आए। जब जनवरी 1915 में वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आए तो ऑलरेडी साउथ अफ्रीका के अंदर वो वहां की अपार्थाइड रेजिम से लड़कर आ गए। He was already fighting the apartheid regime in South Africa. What is the apartheid regime? Apartheid is a system of discrimination on the basis of color. जो उस टाइम पे साउथ अफ्रीका के व्हाइट्स, वहाँ के ब्लैक्स, वहाँ के कलर्ड लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, उसको हम लोग apartheid कहते हैं। और महात्मा गांधी वहां से लड़कर आ रहे थे और उन्होंने वहां पर जो मेथड यूज करा उसका नाम सत्याग्रह था। आप अपनी बुक में रीड करें, उसमें लिखा हुआ है महात्मा गांधी केम टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915 January. Where he had adopted a new novel method of mass protest, of mass agitation, which he termed it as सत्याग्रह। तो क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है सत्याग्रह का मतलब क्या होता है और सत्याग्रह को कहाँ लॉन्च किया। सबसे पहली बात, गांधी जी जो थे वो जनवरी 1915 में इंडिया आए। ऑलरेडी वो साउथ अफ्रीका के अंदर सत्याग्रह को यूज कर रहे थे। अब सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्याग्रह इज अ मेथड ऑफ मास एजिटेशन। क्या मतलब होता है मास एजिटेशन का? मास एजिटेशन का मतलब होता है मास प्रोटेस्ट करना। लोग ग्रुप्स में आए और ग्रुप्स में आकर उन लोगों ने प्रोटेस्ट करा इस चीज के खिलाफ कि हमारे को ब्रिटिशर्स का रूल इंडिया में नहीं चाहिए, हमारे को ब्रिटिशर्स जो भी कर रहे हैं इंडिया के अंदर दैट इज रॉन्ग। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय सत्याग्रह। इकट्ठे आना और आकर प्रोटेस्ट करना। अब सत्याग्रह के और क्या फीचर्स थे? सबसे पहली चीज, सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ। सत्याग्रह हमेशा ट्रुथ की पावर के बारे में बात करता था एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ, और सर्च करना कि ट्रुथ हमारे पास कैसे आए। तो सत्याग्रह के अंदर गांधी जी हमेशा कहते थे कि हमारे को हमेशा ट्रुथ की बात करनी है, हमारे को हमेशा सच्चाई का साथ देना है, ट्रुथ का साथ देना है। वी मस्ट ऑलवेज एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ। अब इसके अंदर आगे आप देखो लिखा हुआ है, आप अपनी बुक में पढ़ोगे तो गांधी जी stated that physical force was not required to fight against the oppressor। जो भी आपको डोमिनेट कर रहा है, जो भी आपको डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, जो भी आपको परेशान कर रहा है, उसके खिलाफ फिजिकल फोर्स यूज करने की जरूरत नहीं है। What we need to do is that we need to appeal to his conscience। हमारे को उसकी कंसाइंस को अपील करना है। What is conscience? Conscience is that sense of discrimination। इसको हिंदी में हम कहते हैं विवेक। क्या मतलब होता है कंसाइंस का? हम सबके अंदर एक इनर वॉइस होती है जो हमारे को बताती है क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो गांधी जी कहते हैं जो भी आपको परेशान कर रहे हैं, जो भी आपको ऑप्रेस कर रहा है, जो भी आपको डोमिनेट कर रहा है, आपको फिजिकल फोर्स नहीं यूज करनी, आपको सिर्फ उसकी कंसाइंस को अपील करना है, आपको सिर्फ उसकी सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को अपील करनी है कि जो आप कर रहे हो वो गलत है। और अगर आप ऐसा कर देते हो, इफ योर कॉज इज ट्रू, अगर आपका कॉज ट्रू है एंड द स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस, और इनजस्टिस के खिलाफ आपकी लड़ाई है, तो आप इसके अंदर हमेशा जीतोगे। द पर्सन प्रैक्टिसिंग सत्याग्रह विल ऑलवेज ट्रायम्फ, वो हमेशा जीते। तो ये इसके अंदर हमारे सामने आता है कि सत्याग्रह का मतलब क्या था। 3 to 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है। एक बार रिपीट करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने कहा गांधी जी 1915 जनवरी में साउथ अफ्रीका से इंडिया आए। वहां पे ऑलरेडी उन्होंने मास एजिटेशन का एक मेथड निकाला था जिसको सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह, सत्य मींस ट्रुथ एंड आग्रह मींस पावर ऑफ ट्रुथ। तो वो कहते थे कि ट्रुथ को समझो, ट्रुथ की पावर को एम्फसाइज करो। अगर आपको कोई भी डोमिनेट करता है, फिजिकल फोर्स मत यूज करो, सिर्फ उसकी कंसाइंस को अपील करो। अगर आपका कॉज ट्रू है और स्ट्रगल इनजस्टिस के अगेंस्ट है, तो कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता। सत्याग्रह प्रैक्टिस करने वाले पर्सन विल ऑलवेज ट्राई, वो हमेशा जीते। मैंने यहाँ पे 2 पार्ट्स में क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहली बात, सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, एंड सेकंड चीज कहाँ पर वो लॉन्च किया था। तो सत्याग्रह जो था ये 3 जगह पे लॉन्च किया गया, 1916 के अंदर, 1917 के अंदर और 1918 के। 1915 में महात्मा गांधी इंडिया आए, आते ही 3 कंसेक्यूटिव इयर्स में सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करा। 1916 में उन्होंने ऑर्गेनाइज करा चंपारण बिहार, 1917 में उन्होंने करा खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात एंड 1918 में उन्होंने करा अहमदाबाद। अब देखो आप लोगों को मैथ्रो भी क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है एसएसटी के, तो ये जो तीनों के तीनों
पार्ट्स मैंने लिखे हैं ना, ऑल द 3 पार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैप आल्सो। आपको पूछ सकते हैं मार्क द प्लेस वेयर गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन 1960। तो पहले समझ लेते हैं कि सत्याग्रह क्यों ऑर्गेनाइज करे। 1916 में चंपारण बिहार के अंदर सत्याग्रह वाज ऑर्गेनाइज्ड अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। जो ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम था उसके खिलाफ ये सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया गया। ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम क्या था? उस टाइम पे फार्मर्स को फोर्स किया जाता था कि आप इंडिगो ग्रो करो, दैट यू मस्ट ग्रो इंडिगो। इसीलिए गांधी जी ने 1916 में चंपारण बिहार में सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करा कि आप हमारे कोई जो इलीगली प्लांटेशंस में काम करवा रहे हो या ओपीएम अफीम वगैरह ग्रो करवा रहे हो, दिस इज नॉट। दिस वाज इन 1916। 1917 में उन्होंने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में करा। अब खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में क्या हुआ था? नेचुरल रीजंस की वजह से, ड्यू टू नेचुरल रीजन, ड्यू टू एपिडेमिक एंड ऑल, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर गुजरात के उस टाइम पे क्रॉप्स अच्छे से ग्रो नहीं हो पाई थी, क्रॉप फेलियर हो गया था। डिस्पाइट क्रॉप फेलियर, आप वर्ड सुनो, डिस्पाइट क्रॉप फेलियर, क्रॉप फेलियर होने के बावजूद ब्रिटिशर्स ने पेजेंट्स जो थे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन्होंने कहा कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसलिए उस टाइम पे 1917 में महात्मा गांधी ने ये सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करा इस टैक्सेशन सिस्टम के अगेंस्ट। 1918 में उन्होंने अहमदाबाद में किया था। अहमदाबाद में उन्होंने किया था मिल वर्कर्स के लिए। कौन से मिल वर्कर्स के लिए? कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। कॉटन मिल वर्कर्स को उनके राइट्स नहीं मिल रहे थे, लैंड ओनर्स उनसे राइट्स वगैरह छीन रहे थे, उनको हजारियस वर्किंग कंडीशंस में काम करवा रहे थे। तो 1918 का सत्याग्रह जो ऑर्गेनाइज हुआ था अहमदाबाद के अंदर, वो कॉटन मिल वर्कर्स के सपोर्ट में। तो हमने पढ़ा गांधी जी 1915 में इंडिया आए और आते ही उन्होंने 3 सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करे। 3 कौन कौन से हैं? 1916 के अंदर चंपारण बिहार अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। 1917 खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, क्रॉप फेलियर के बावजूद उन्होंने कहा कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, इसके अपोज में 1918 अहमदाबाद के अंदर कॉटन मिल वर्कर्स के सपोर्ट। ये 3 सत्याग्रह उन्होंने ऑर्गेनाइज किए। तो हमने अभी तक 2 क्वेश्चन समझे हैं। 2 क्वेश्चन कौन समझे हैं? इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया, इफेक्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई उसका क्या इफेक्ट पड़ा इंडिया पे, एंड सेकंड क्वेश्चन सत्याग्रह क्या होता है और उसे कब लॉन्च किया। थर्ड इस पर आते हैं रॉलेट एक्ट ऑफ 1990। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए भी और पेपर के लिए भी। क्या मतलब होता है रॉलेट एक्ट? मैं आपकी बुक के वर्ड्स बोलता हूँ। Emboldened with the success of last 3 satyagrahs, Gandhi ji decided to launch a new satyagrah against the Rowlatt Act, which was passed by the Imperial Legislative Council despite united opposition of the Indian members. क्या मतलब है? ध्यान से सुनिए। महात्मा गांधी जो थे, जब उनकी तीनों सत्याग्रह सक्सेसफुल हुए तो महात्मा गांधी ने डिसाइड करा कि एक 4th सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करना। ये 4th सत्याग्रह उन्होंने सोचा कि वो करेंगे 1919 में अगेंस्ट द देन प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट। अब ये रॉलेट एक्ट था क्या? रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ILC। अब ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एक एसोसिएशन थी, एक बॉडी थी जिसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स थे। इसके अंदर इंडियन मेंबर्स भी थे। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल आल्सो कंसिस्टेड ऑफ इंडियन मेंबर्स। इंडियन मेंबर्स, एक इंडियन मेंबर ने इस एक्ट का अपोज करा डिस्पाइट यूनाइटेड ऑपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स। इंडियन मेंबर्स के मना करने के बाद, अपोज करने के बाद भी ILC ने, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने रॉलेट एक्ट को पास कर दिया। रॉलेट एक्ट था क्या? रॉलेट एक्ट ये बात स्टेट करता था कि अगर कोई भी पर्सन पॉलिटिकल एक्टिविटी करता है, ग्रुप में इकट्ठा होकर पॉलिटिक्स के बारे में बात करता है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बात करता है, तो उसको हम लोग जेल में डाल सकते हैं विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। ध्यान से समझना क्या मतलब है इसका। विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। आपने किसी को अरेस्ट करा, अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है कि इसको हमने पकड़ा है, केस के ऊपर चार्ज, आप केस को देखो। लेकिन रॉलेट एक्ट के प्रोविजन उन्होंने ऐसे क्रिएट करे कि अगर हम किसी को भी अरेस्ट करते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हुए, ग्रुपिज्म करते हुए, ब्रिटिशर्स के खिलाफ बोलते हुए, तो उसको हम लोग अरेस्ट कर देंगे विदाउट एनी ट्रायल फॉर 2 years। 2 साल तक उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट नहीं करेंगे, जेल में डालेंगे।
ये रॉलेट एक्ट के हार्श प्रोविजंस थे जिसके खिलाफ इंडियन मेंबर्स ने अपोज करा, फिर भी इसको पास किया गया और महात्मा गांधी ने बोला ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि आप इस रॉलेट एक्ट को वापस ले लो। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम करते हो, अगर आप कोई भी वायलेंस दिखाते हो, तो 6 अप्रैल हम लोग हड़ताल करेंगे और उसके साथ इस मूवमेंट को शुरू करेंगे। गांधी जी ने कहा कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो हम लोग सत्याग्रह करेंगे उसका नाम होगा रॉलेट सत्याग्रह। अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट द सत्याग्रह दैट वाज बीइंग लॉन्च्ड वाज नोन एज रॉलेट सत्याग्रह। अब इसके अंदर ना दो चीजें आती हैं, एक हमारा रॉलेट सत्याग्रह का पार्ट है, दूसरा हमारा मार्शल लॉ का पार्ट है। इससे पहले कि मैं मार्शल लॉ पे जाऊं, आप लोग इस वीडियो को पॉज करो, जो मैंने यहाँ चीजें लिखी हैं आप इसको एक बार पॉज करके नोट कर लो। कहीं भी डाउट आता है प्लीज आप वीडियो को बैक लेके जाओ और वीडियो को एंड कर दो। 5 सेकंड्स योर्स, आप इसको पॉज करके जो भी नोट करो। थैंक यू। तो हम लोग रॉलेट एक्ट के बारे में बात कर रहे थे। मैंने कहा था कि आपको अगर ग्रुपिज्म करते हो, पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हो तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा और अरेस्ट करने के बाद 2 सालों तक 2 इयर्स तक आपको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट नहीं किया जाएगा। इसी का एक कंटिन्यूएशन बात करें। जब उन लोगों ने ये पास करा तो उन लोगों ने बोला कि महात्मा गांधी वाज बार्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। महात्मा गांधी को मना कर दिया गया कि आप दिल्ली में एंटर नहीं कर सकते। महात्मा गांधी वाज बार्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। Local leaders from अमृतसर were picked up। अमृतसर के अंदर जितने भी लोकल लीडर्स थे उन सबको उठा लिया। जब लोगों ने देखा कि महात्मा गांधी को मना कर दिया गया है कि वो दिल्ली में एंटर नहीं कर सकते, लोकल लीडर्स को अमृतसर से उठा लिया गया है, तब लोगों ने क्या करना शुरू करा, लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करनी शुरू। प्रोटेस्ट कैसे करनी शुरू करी? जो भी डॉक वर्कर्स थे, जो भी शिप्स वगैरह में काम करते थे, जो लोग जहाँ पे शिप्स खड़ी होती हैं, पोर्ट पे काम करते थे, उन सब ने काम पर जाना बंद कर दिया। सबने स्ट्राइक्स करनी शुरू कर दी, लॉकआउट्स करनी शुरू कर दी। ब्रिटिशर्स को इस बात का डर लगा कि अगर ये लोग ऐसा कुछ करते हैं तो हमारी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन खत्म हो जाएंगी। क्या होती है लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन? लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है जो भी हमारी ट्रांसपोर्टेशन है या हमारी टेलीग्राफ फैसिलिटी है, मोबाइल फोन वगैरह उस टाइम में डेवलप नहीं थे, जो भी फोन्स वगैरह की फैसिलिटी है वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो इस चक्कर में उन्होंने रॉलेट एक्ट के अंदर एक नई प्रोविजन निकाली एंड दैट प्रोविजन वाज द डेडली मार्शल लॉ। ध्यान से समझो, 2 चीजें हैं। एक रॉलेट एक्ट है, इट इज अ प्रॉपर बिल जो उन लोगों ने पास कर, और उसी के अंदर एक नया प्रोविजन उन लोगों ने ऐड कर दिया मार्शल लॉ का। क्या मतलब होता है मार्शल लॉ का? मार्शल लॉ का मतलब होता है, वहां पर बात कर रहे थे ग्रुपिज्म अगर करते हैं तो उनको हम लोग अरेस्ट कर देंगे। मार्शल लॉ में बात करते हैं अगर पॉलिटिक्स की बात करी जाती है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ बात करी जाती है, तो आपके पास शूट एट साइट के ऑर्डर्स, आप उन्हें मार सकते हैं। जहां वो आपको देखिए ग्रुपिज्म करते हुए, इकट्ठा होते हुए, आप उन्हें मार सकते हैं। और इसी मार्शल लॉ का एक बहुत बड़ा डेडली इम्पैक्ट 13 अप्रैल 1919 को द इनफेमस जलियांवाला बाग मैसेकर। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये 3rd वाला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट क्या था, मार्शल लॉ क्या था। मैंने कहा कि 13 अप्रैल 1919 को इन फेमस जलियांवाला बाग मैसेकर, क्या था जलियांवाला बाग मैसेकर? जलियांवाला बाग के अंदर लोग जो थे वो 13 अप्रैल को दिवाली फेस्टिवल को, बैसाखी फेस्टिवल मनाने आए थे। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पंजाबी फेस्टिवल जहाँ पे सारे के सारे लोग अलग अलग विलेजेस में वहाँ पर उस ग्राउंड के अंदर जलियांवाला बाग के अंदर बैसाखी का एनुअल फेयर अटेंड करने आए थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उस विलेज को बिलोंग भी नहीं करते थे, उनको पता भी नहीं था कि इस पर्टिकुलर एरिया में मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया है। मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया मतलब इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। फिर भी लोग इकट्ठे हुए तो उनको इस बारे में नहीं पता था। जनरल डायर ऑल्सो न्यू ऑफ द फैक्ट, उसको पता था कि इन लोगों को इस बारे में कुछ नहीं पता, उनको मार्शल लॉ के बारे में नहीं पता।
तब भी जनरल डायर ने जलियांवाला बाग के सारे एग्जिट्स को ब्लॉक करा और ब्लॉक करने के बाद उसने उन लोगों के ऊपर ओपन फायर किया एंड ओपन फायर के अंदर न्यूमरस डेथ्स। ऑल्दो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आपको सिर्फ कुछ हंड्रेड्स या कुछ थाउजेंड शो करेंगी, लेकिन उस जलियांवाला बाग मैसेकर के अंदर कितनी थाउजेंड्स में डेथ्स हुई। Women, children, men of all ages died in this जलियांवाला बाग मैसेकर। और जब जनरल डायर से जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों करा, तो उसने कहा आई वांटेड टू क्रिएट अ मॉरल इफेक्ट। मैं उनके दिमाग में एक इफेक्ट क्रिएट करना चाहता था ऑफ टेरर एंड ऑ, कि वो डरे हमसे। इसका इफेक्ट ये हुआ कि सत्याग्रहीज को फोर्स टू रब देयर नोसेस, सत्याग्रहीज को फोर्सफुली अपने नोसेस को रब करना पड़ा। They were forced to rub their noses. They were forced to accept British supremacy. इसके अलावा आज पाकिस्तान के अंदर जो गुजरांवाला टाउन वगैरह है, वहां पर बॉम्बिंग करी गई थी, ऊपर से प्लेन्स निकलते थे और बॉम्बिंग करते हुए गए थे उन विलेजेस को। तो ये सब टेरर वाली चीजें जो थी, ये सब इस जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद शुरू होनी हुई। और महात्मा गांधी एज यूजुअल जब उन्होंने देखा कि वायलेंस फैल रहा है, उन्होंने इस मूवमेंट को वर्ल्ड सत्याग्रह को कॉल ऑफ कर दिया, उन्होंने इसको वापस मोड़ दिया। सो हमने थर्ड में बात की लॉरेट एक्ट के बारे में, इसका क्या इफेक्ट हुआ जलियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल 1919 एंड इसके बाद सत्याग्रहीज वर फोर्स्ड टू रब देयर नोसेस, गुजरांवाला टाउन के ऊपर बॉम्बिंग वगैरह करी गई एंड सत्याग्रहीज को ब्रिटिश सुप्रीमेसी मानी। महात्मा गांधी ने अब डिसाइड करा कि वो कोई छोटा मूवमेंट लॉन्च नहीं करेंगे, he would not launch a small movement। इसलिए उन्होंने कहा कि जब मूवमेंट बड़ा तभी हो सकता है जब हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों इकट्ठे एक अम्ब्रेला के अंदर। महात्मा गांधी knew that for the movement to be successful, Hindus and Muslims had to be brought together। इसीलिए उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट करी, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन आपको मतलब समझ आता है, कॉपरेट नहीं करना ब्रिटिशर्स के साथ, बट व्हाट इज द खिलाफत मूवमेंट? हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर ब्रिटिशर्स की फाइट थी ऑटोमन टर्की के साथ। टर्की जो किंगडम है, वहां पर मुस्लिम्स का इस्लामिक हेड है, स्पिरिचुअल हेड, इसको हम लोग खलीफा कहते हैं। और उस टाइम का जो खलीफा था उसको ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हरा दिया और मुस्लिम्स को इस बात का डर था कि क्योंकि ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में खलीफा को हरा दिया है, तो एक बहुत ही हार्श ट्रीटी उन पर इम्पोज करी जाएगी ऑटोमन टर्की के रूलर पर, जिसका नाम था खलीफा। सो इसीलिए इस खलीफा के नाम पर उन्होंने खिलाफत मूवमेंट शुरू करा, दैट इज अगेंस्ट ऑफ ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। हिंदूज के लिए मूवमेंट था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मुस्लिम्स के लिए मूवमेंट था खिलाफत मूवमेंट। गांधी जी दोनों को इकट्ठे एक अम्ब्रेला के अंदर लेकर आए, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। इस खिलाफत मूवमेंट को दो मुस्लिम ब्रदर्स ने शुरू किया था, मोहम्मद अली एंड शौकत। तो इसके अंदर हमने बात करी नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट क्या था। गांधी जी को पता था किसी भी मूवमेंट के सक्सेसफुल होने के लिए हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों का सपोर्ट चाहिए। तो हिंदूज के लिए नॉन कोऑपरेशन, मुस्लिम्स के लिए खिलाफत मूवमेंट, दोनों को कंबाइन करके नॉन कोऑपरेशन खिलाफत। इसके बारे में आगे यूनिट्स के बारे में हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है वीडियो को बैक करके देखो, फिर भी कोई प्रॉब्लम परसिस्ट करती है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग द सेंटर इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक्स अ लॉट एवरीवन, हैप्पी गणेश चतुर्थी वंस अगेन।